नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पे। यह भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित प्रश्नोत्तर का 14वां क्लास है और इसमें हम उन क्वेश्चनों को लेकर आते हैं जो विभिन्न सारे एग्जामों में पूछे गए हैं और साथ ही साथ आप आगामी जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे कि बीपीएससी, यूपी पुलिस, बैंक या यूपी ट्रिपल एससी जैसे एग्जामों की आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें यह काफ़ी आपके लिए मददगार साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर पहले क्वेश्चन से। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि संविधान सभा ने संविधान का निर्माण कब पूरा किया? 26 जनवरी 1950 को या 15 अगस्त 1947 को या 24 जनवरी 1950 को या 26 नवंबर 1949 को। तो जैसा कि आपने पता है कि 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र हुआ था। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ था। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है और इसी दिन संविधान मतलब कि जो संविधान सभा है उसको भंग करके अंतरिम संसद में परिवर्तित कर दिया जाता है। इसी दिन राष्ट्रीय गान को अपनाया जाता है। भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में राजेंद्र प्रसाद को चुना भी जाता है और साथ ही साथ अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो इसी दिन उत्तर प्रदेश का नाम बदलकर जो पहले संयुक्त प्रांत हुआ करता था उसका नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया जाता है। और संविधान सभा ने संविधान के निर्माण का कार्य पूरा किया था 26 नवंबर 1949 को। तो सही आंसर होता है डी। और जिसके कारण प्रत्येक वर्ष हम लोग 26 नवंबर को कानून दिवस या विधि दिवस के रूप में मनाते हैं। यहाँ पे अगर बात किया जाए कि संविधान सभा में कुल कितने सत्र आयोजित हुए तो संविधान सभा में कुल 11 सत्र आयोजित हुए थे और यह सत्र कुल कितने दिनों तक चले थे तो यह सत्र कुल 165 दिनों तक चले थे। और इसमें मात्र मसौदा पर जो आपका ड्राफ्ट था उस पर विचार विमर्श करने में 114 दिन लगे थे। विचार विमर्श जो मसौदा था उस पर केवल विचार विमर्श करने में 114 दिन लगे थे। जैसा कि आपने पता है कि संविधान सभा की पहली जो बैठक हुई थी वह 9 दिसंबर साल 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी और संविधान सभा की जैसा कि मैंने बताया कि अंतिम बैठक 24 जनवरी साल 1950 को की गई थी। अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान सभा की मांग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था औपचारिक रूप से तो 1934 में एम.एन. राय के द्वारा किया गया था। तो हालांकि जो दिया गया क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग सही आंसर होता है डी। अगला क्वेश्चन है कि पंचायतों को सुपूर्व विषयों की सूची किसमें है? 11वीं अनुसूची में या 12वीं में या 7वीं अनुसूची में या उपरोक्त सभी में। तो जैसा कि आपने पता है कि 73वां संविधान संशोधन, ठीक है, 73वां संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया और इसी के तहत भारतीय संविधान में एक नया भाग जो है 9 को जोड़ा गया और इसी के तहत 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और जिसमें कुल सब्जेक्टों की संख्या 29 है। 74वां संविधान संशोधन के तहत जो है वह 12वीं अनुसूची जोड़ी गई और इसके तहत भारतीय संविधान में एक नया भाग 9 क को जोड़ा जाता है और इसमें जो है नगर पालिका को रखा गया है। और 12वीं अनुसूची में अगर बात किया जाए तो 12वीं अनुसूची में कुल सब्जेक्टों की संख्या 18 है। 7वीं अनुसूची की अगर बात किया जाए तो 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच में संबंध को दर्शाया गया है और केंद्र और राज्य के बीच में संबंधों को किस प्रकार से दर्शाया गया इसके लिए 3 प्रकार की सूचियां हैं: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ये 3 प्रकार की सूचियां हैं। और अगर मूल संविधान की बात करें तो मूल संविधान में जो था वह जो है आपके अनुसूचियों की संख्या 8 थी और वर्तमान समय में इनकी संख्या कितनी हो गई है? 12 हो गई है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि पंचायतों को सुपूर्व कौन सा विषय है तो यहाँ पर सही आंसर होता है ए कि पंचायतों से संबंधित जो अनुसूची है वह 11वीं अनुसूची है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है एक प्रशासनिक अधिकारी होता है या एक न्यायिक सलाहकार होता है या प्रधानमंत्री का सलाहकार होता है या राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक कानूनी अधिकारी होता है। तो यहाँ पर जो होता है कि सॉलिसिटर जनरल एक प्रकार का न्यायिक सलाहकार होता है। तो सही आंसर होता है बी। अब यहाँ पे ठीक है अटॉर्नी जनरल के हेल्प के लिए जिसको हम लोग एजीआई बोलते हैं, एजीआई की हेल्प के लिए एजीआई की व्याख्या आर्टिकल 76 में है और अटॉर्नी जनरल जिसको हम लोग हिंदी में महान्यायवादी कहते हैं उसकी सहायता के लिए सॉलिसिटर जनरलों की नियुक्ति की जाती है और जो कार्य एजीआई का होता है वही कार्य क्या होता है? सॉलिसिटर जनरलों का होता है। अगर एजीआई की बात किया जाए तो एजीआई की नियुक्ति कौन करता है? तो एजीआई की नियुक्ति होता है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और यह एजीआई एक ऐसा व्यक्ति है कि किसी भी सदन की कार्रवाई में भाग तो ले सकता है लेकिन मतदान नहीं कर सकता है। और एजीआई की अगर बात किया जाए तो यह भारत सरकार का सबसे बड़ा विधिक अधिकारी होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन है कि वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, या भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा, या लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा, या राज्यसभा के सभापति के द्वारा? तो आर्टिकल 280 में 280 में वित्त आयोग के गठन की बात की गई है। प्रत्येक 5 वर्षों के लिए एक वित्त आयोग का गठन होता है और इसके वित्त आयोग के जो होती हैं इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अब यहाँ पे होता है कि आपका जो वित्त आयोग होता है केंद्र और राज्य के बीच राजस्व का वितरण और बंटवारा करते हैं। वर्तमान समय में जो है 15वां वित्त आयोग प्रभावी है, लेकिन बात करते हैं 14वें वित्त आयोग की, तो 14वां वित्त आयोग के अध्यक्ष थे वाई रेड्डी। वाई रेड्डी ने ये चीज सुझाव दिया कि जो है कि 32 मतलब कि राज्यों का जो हिस्सा होगा कर में वह 32% के स्थान पे कितना होना चाहिए? 42% होना चाहिए। 15वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं वह एनके सिंह हैं और 16वें वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है और 16वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं वह अरविंद पनगड़िया को बनाया गया है। अरविंद पनगड़िया को 16वें वित्त आयोग की जो है उन अध्यक्ष बनाया गया है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो वित्त आयोग की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और इसकी व्याख्या जो है वह अनुच्छेद 280 में दिया गया है। तो सही आंसर होता है ए। अगला क्वेश्चन है कि भाषाई आधार पर कौन सा राज्य सर्वप्रथम बना था? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या कर्नाटक? तो जैसा कि सभी ने पता है कि भाषाई आधार पर जो पहला राज्य बना था वह आंध्र प्रदेश बना था। और कब बना था? तो 1 अक्टूबर साल 1953 में, 1 अक्टूबर साल 1953 में भाषाई आधार पर गठित किया गया जो है यह भारत का पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश से ठीक है 2 जून साल 2014 को 2 जून साल 2014 को एक नया राज्य बना और जिसका नाम क्या था? तेलंगाना। अब यहाँ पे इसके बारे में जान लेते हैं कि धर आयोग और जेवीपी समिति ने भाषा के आधार पर अलग राज्यों की मांग को खारिज कर दिया था। शुरुआती दौर में जब भारत आज़ाद हुआ तो वहाँ पे हुआ था कि जो विभिन्न सारे प्रांत हैं इनको किस आधार पर अलग किया जाए। तो इस समय जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे एसके धर, उन्होंने और एक जेवीपी समिति बनाई गई थी। जेवीपी का पूरा नाम होता है जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पदाभी सीतारमैया। इन दोनों लोगों की जो समिति बनाई गई थी इन्होंने कहा था कि भाषा के आधार पर राज्यों का बंटवारा नहीं होना चाहिए और इसको लेकर आंध्र प्रदेशी तेलुगु भाषा के क्षेत्र के लोगों ने आंध्र प्रदेश के लिए एक अलग भाषाई आधार पर मांग के लिए धरना प्रदर्शन करने लगे। और इसी दौरान गांधीवादी नेता रहते हैं पोदाबी जो होते हैं आपके श्री राम मल्लू, ठीक है, पोदाबी श्री राम मल्लू, उनकी क्या होती है? अनशन के दौरान मृत्यु हो जाती है और इनकी मृत्यु के बाद ठीक है यह आंदोलन और भड़क जाता है और जिसके कारण अंततः भाषा के आधार पर पहले राज्य आंध्र प्रदेश का गठन किया जाता है। तो यहाँ पर सही आंसर होता है आपका सी कि भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में 25वां राज्य कौन बना था? मिजोरम, गोवा, अरुणाचल प्रदेश या सिक्किम? तो अगर बात करें कि भारत का जो 25वां राज्य बना था वह गोवा बना था। अब यहाँ पे बात करते हैं कि इसे 25वां राज्य का दर्जा कब दिया गया? तो 30 मई साल 1987 को, 1987 को। और जैसा कि आपने पता है कि भारत 15 अगस्त 1947 को तो आज़ाद हो गया था, लेकिन गोवा में पुर्तगालियों का कब्जा था और पुर्तगालियों से गोवा को कब छुड़ाया गया था? तो साल 1961 में पुर्तगालियों से गोवा को छुड़ाया गया। सिक्किम की अगर बात किया जाए तो सिक्किम जो है 26 अप्रैल साल 1975 को भारतीय संघ का 22वां राज्य बना था। और अरुणाचल प्रदेश की अगर बात किया जाए तो अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, ठीक है, क्रमशः जो है अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम साल 1987 में जो है वह अरुणाचल प्रदेश को 23वां राज्य बनाया गया, मिजोरम को 23वां राज्य बनाया गया और अरुणाचल प्रदेश को 1987 में ही 24वां राज्य बनाया गया। तो हालांकि पूछा गया है कि भारत का 25वां राज्य कौन बना, तो सही आंसर होता है आपका बी कि गोवा जो है भारत का 25वां राज्य है। उसके बाद अगर सिक्किम की बात किया जाए तो सिक्किम 22वां राज्य है, मिजोरम 23वां राज्य है और अरुणाचल प्रदेश जो है वह भारतीय संघ का 24वां राज्य बना था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया 40वां संविधान संशोधन के तहत या 42वां संविधान संशोधन के तहत या 43वां संविधान संशोधन के तहत या 44वां संविधान संशोधन के तहत। तो यहाँ पर मौलिक कर्तव्य को जो भारतीय संविधान में वह 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया और किस समिति के अनुशंसा पे? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर।
स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर। और जो मौलिक कर्तव्य है इसको कहाँ पे रखा गया, तो मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान के भाग 4 में रखा गया है। इसे लिया कहाँ से गया है, तो इसे मौलिक कर्तव्य को रूस के संविधान से लिया गया है। इसके आर्टिकल क्या है, तो इसके आर्टिकल की संख्या 51 का है मौलिक कर्तव्य का। और 42वां संविधान संशोधन को मिनी संविधान संशोधन के नाम से भी जाना जाता है। 44वां संविधान संशोधन के तहत क्या हुआ था, तो 44वां संविधान संशोधन के तहत ठीक है, जो भी 42वां संविधान संशोधन में संविधान में तोड़ मरोड़ किया गया था उसको सही किया गया था। जैसा कि 42वां संविधान संशोधन के दौरान लोकसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया गया था, 6 वर्ष। तो पुनः 44वां संविधान संशोधन में लोकसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष कर दिया गया। साथ ही साथ 44वां संविधान संशोधन में अनुच्छेद 352 में यह संशोधन किया गया था कि आंतरिक अशांति के आधार पर जो आपातकाल था उसको हटाकर सशस्त्र विद्रोह के आधार पर कर दिया गया था। तो ये सारे संशोधन जो थे वो 44वां संविधान संशोधन में किए गए थे। हालांकि जो दिया गया क्वेश्चन है इसको अकॉर्डिंग सही आंसर होता है आपका बी। अगला क्वेश्चन है कि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं हो गया यदि वह विदेश में 5 वर्ष से अधिक रहा हो, विदेशी न्यायालय द्वारा दंडित किया गया हो, या स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका हो, या दूसरे देश में रोजगार स्वीकार कर चुका हो। तो यहाँ पर जब हम नागरिकता के बारे में पढ़ते हैं तो नागरिकता का जो प्रावधान है भारतीय संविधान के भाग 2 में है। और इसके अनुच्छेद की अगर बात करें तो इसका अनुच्छेद 5 से 11 तक है। नागरिकता किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत नागरिकता आता है। नागरिकता संबंधी अगर किसी भी प्रकार का कोई कानून बनाया जाता है तो किसके द्वारा, संसद के द्वारा बनाया जाता है। और साथ ही साथ भारत में किस प्रकार की नागरिकता है, तो भारत में एकल नागरिकता है। इसका अर्थ यह है कि अगर आप किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करते हैं तो स्वतः आपकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटेन से भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान लिया गया है। तो इस प्रकार से आप देख पाएंगे कि सी वाला जो ऑप्शन है कि स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता अगर कोई व्यक्ति ग्रहण करता है तो भारत की नागरिकता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होता है आपका सी। अगला क्वेश्चन है कि नागरिकता समता का आशय क्या है, कानून के समक्ष समानता, या अवसर के समानता, या धन का वितरण समान वितरण, या राज्यों के मामले में भागीदारी का समान अधिकार। तो यहाँ पर जब आप पढ़ते हैं मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार की व्याख्या की गई है भारतीय संविधान के भाग 3 में, फंडामेंटल राइट्स है। और इसे कहाँ से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ठीक है, अमेरिका के। और मौलिक अधिकार जो है वह न्यायालय के द्वारा संरक्षित है। मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी और 44वां संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, जिसके तहत मौलिक अधिकारों की संख्या कुल कितनी हो गई, 6 हो गई। अब यहाँ पे जो पहला मौलिक अधिकार है वह है आपका समता का अधिकार। और समता के अधिकार की अगर बात किया है तो इसका अनुच्छेद जो है 14 से 18 तक है। तो पहला जो आपका अनुच्छेद है 14, इसमें कहा जाता है कि विधि के समक्ष समानता। उसके बाद आपका जो अनुच्छेद 15, इसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जाति, धर्म, लिंग, वंश के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद जो 16 है उसमें कहा गया है अवसरों की समानता। और अनुच्छेद 17 में जो है वह कहा गया है अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत के अंत को किया गया है। और अनुच्छेद 18 में उपाधियों के अंत को समाप्त किया गया है, उपाधियों का अंत किया गया है। तो यहाँ पे नागरिक समता का अर्थ ये होता है कि जो आपका अनुच्छेद 14 है ये क्या कहता है कि कानून सभी के लिए क्या होगा, बराबर होगा, सभी नागरिकों के लिए एक समान प्रकार का क्या होगा, कानून होगा। तो इस प्रकार से सही आंसर होता है ए कि नागरिकता समता का आशय है कि कानून के समक्ष समानता। तो सही आंसर होता है ए। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर निम्न में से कौन विवेक संगत प्रतिबंध लगा सकता है, उच्चतम न्यायालय, संसद, मंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति, या उपरोक्त में से कोई नहीं। संविधान में पहले से ही प्रतिबंधों को शामिल किया गया है। तो जैसा कि मैंने बताया कि नागरिकता संबंधी जो प्रावधान है भारतीय संविधान के भाग 2 में है, जिसका आर्टिकल 5 से 11 तक है। नागरिकता जो होता है वह गृह मंत्रालय, केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। नागरिकता जो लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और भारत में किस प्रकार की नागरिकता है, तो एकल नागरिकता है। और भारत में ठीक है नागरिकता संबंधी अधिकारों से जो भी कानून बनते हैं, कानून बनाने का अधिकार किसके पास है, तो संसद के पास है। अब यहाँ पे होता है
कि भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर निम्न में से कौन सा विवेक संगत प्रतिबंध लगा सकता है। अब यहाँ पे मौलिक अधिकारों के बारे में मैंने बताया कि फंडामेंटल जो राइट्स है इसकी व्याख्या भारतीय संविधान के भाग 3 में किया गया है और कहाँ से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और इसके आर्टिकल्स की अगर बात किया जाए तो इसका आर्टिकल जो है वह 12 से 35 तक है, ठीक है। और इसमें कुल वर्तमान समय में 6 मौलिक अधिकार हैं। अब यहाँ पे जो मौलिक अधिकारों पर विवेक संगत प्रतिबंध लगाने का अधिकार दिया गया है वह केवल और केवल संसद को दिया गया है। अब यहाँ पे कहा जाता है कि अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, तो उस समय मौलिक अधिकारों को हनन किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन वहां पर भी है कि संसद में जिस प्रकार की संस्तुति की गई है उसके अकॉर्डिंग 352 के तहत मौलिक अधिकारों को छीना जा सकता है। लेकिन केवल यहाँ पे अगर आर्टिकल की बात किया जाए तो अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 किसी भी प्रकार की स्थिति में समाप्त नहीं किया जा सकता है। तो इन सारे फैक्ट को आप याद रखिएगा। हालांकि दिए गए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही आंसर होता है बी। अगला क्वेश्चन है कि भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं जनता के द्वारा, निर्वाचक मंडल जो राष्ट्रपति को निर्वाचित करता है, या संसद के दोनों सदनों के द्वारा, या राज्य के विधान मंडलों के द्वारा। तो अब यहाँ पे हम लोग प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की बातें कर लेते हैं। प्रेसिडेंट को जो चुनते हैं वह लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस विधानसभा के जो होते हैं वह निर्वाचित सदस्य चुनते हैं, न कि मनोनीत। इसमें मनोनीत भाग नहीं लेते हैं। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट की बात किया जाए तो इसमें लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य, इसमें विधानसभा नहीं आता है, तो लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य क्या होते हैं कि भाग लेते हैं, इसमें विधानसभा नहीं आता है। तो इस प्रकार से सही आंसर होता है आपका सी। तो यहाँ पर जो होता है कि जो भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन लोग होते हैं, तो लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत सभी सदस्य भाग लेते हैं। और उपराष्ट्रपति का चुनाव हो या राष्ट्रपति का चुनाव हो या राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव हो या विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव हो, इनका जो चुनाव होता है एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में होता है और यह एक प्रकार का अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। यानी कि इसमें जनता डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं करती है, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि इसमें भाग लेते हैं। तो दिए गए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही आंसर होता है सी। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है। तो पहला है कि न्यूनतम आयु 35 होनी चाहिए, यह बिल्कुल सही है। पढ़ा लिखा हो ऐसा कहीं पर जिक्र नहीं किया है। दूसरा है कि सांसद चुने जाने की योग्यता रखता हो, तो बिल्कुल सही है कि यह ठीक है लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। तो लोकसभा का सदस्य हो या राज्यसभा का सदस्य हो उसे हम लोग सांसद ही कहते हैं, और वह भारत का नागरिक होना चाहिए। तो इस प्रकार से आपका जो है कि सही आंसर क्या है, तो आपका बी वाला कि यहाँ पे किसी भी नेता के लिए पढ़े लिखे जाने के लिए कोई योग्यता का प्रावधान नहीं किया जाता है। अब यहाँ पे होता है कि जो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ता है उसके लिए कम से कम 50 प्रस्तावक और 50 जो होते हैं वह लिखित रूप से समर्थन मतलब कि अनुमोदक और 50 प्रस्तावक आवश्यक हैं। राष्ट्रपति जमानत राशि कितनी देता है, तो राष्ट्रपति जो होता है जमानत राशि के तौर पे 15,000 रुपये देता है। ठीक है, अगर उसे कुल वैध मतों का 1/6 मिल जाता है तो यह जमानत राशि उसको मिल जाती है, अन्यथा उसकी जमानत क्या कर ली जाती है, जमानत राशि को जब्त कर लिया जाता है। और इसमें साथ ही साथ कहा गया है कि राष्ट्रपति के लिए जो है कि न्यूनतम आयु उसकी 35 वर्ष होनी चाहिए, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, देश का नागरिक होना चाहिए, वह पागल, दिवालिया, देशद्रोही इत्यादि नहीं होना चाहिए। अगला जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है, भारत का अटॉर्नी जनरल या मुख्य चुनाव आयुक्त या भारत का मुख्य न्यायाधीश या लोकसभा का स्पीकर अथवा हटाए जाने पर पद रिक्ति। तो यहाँ पर जो होता है कि ये थोड़ा सा गलत है यहाँ पर। तो भारत के राष्ट्रपति को अगर शपथ दिलाने की बात किया है तो आर्टिकल 16 अनुच्छेद जो है 60 भारत के राष्ट्रपति के शपथ से संबंधित है, और इसमें कहा गया है कि भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा, तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश उसको शपथ दिलाएगा। तो अनुच्छेद 60 में इसका साफ साफ वर्णन किया गया है। और राष्ट्रपति जो होता है किसकी शपथ लेता है, तो संविधान के परिरक्षण की, संविधान के परीक्षण की, प्रतिरक्षण की और संरक्षण की। ठीक है, तो यह संविधान के परीक्षण, प्रतिरक्षण और संरक्षण की शपथ लेता है। राष्ट्रपति की अगर बात करें तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र, जो प्रेसिडेंट होता है अपना त्यागपत्र वाइस प्रेसिडेंट को देता है, और वाइस प्रेसिडेंट अपना त्यागपत्र किसको देता है, प्रेसिडेंट को देता है। तो हालांकि दिए गए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही आंसर होता है सी।
अगला क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु या पद त्याग को भरने की समय सीमा क्या है? 1 माह, 9 माह, 3 माह या 6 माह? तो यहाँ पर जो है कि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त से संबंधित जो आर्टिकल है वह आर्टिकल 62 है कि अगर राष्ट्रपति, और साथ ही साथ यहाँ पे आर्टिकल जो 61 है वह महाभियोग से संबंधित है। तो ओवरऑल जो है कि 62 में कहा गया है कि अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए या राष्ट्रपति का पद खाली है तो उस दौरान वाइस प्रेसिडेंट जो होगा उसके स्थान पर कार्य करेगा, और यह मैक्सिमम कितने समय तक कार्य करेगा? तो 6 माह तक कार्य करेगा, और 6 माह के अंदर किसी भी प्रकार से चुनाव कराना क्या होता है? अनिवार्य होता है। तो यहाँ पे होता है कि राष्ट्रपति की मृत्यु या पद त्याग के भरने की समय सीमा क्या है? 6 माह है। ठीक है, तो सही आंसर होता है आपका डी। अगला है कि आकस्मिक निधि को राष्ट्र कैसे व्यय कर सकता है? राष्ट्रीय संकट के समय, या संसदीय स्वीकृति के बाद, या संसदीय स्वीकृति के पहले, या व्यय उसको नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे जो होता है कि आकस्मिक निधि को जो है राष्ट्र कैसे व्यय कर सकता है? तो यहाँ पे संसद स्वीकृति के पूर्व जो होता है वह व्यय कर सकता है। ठीक है, कि अगर पहले ही उसे संसद की जब तक स्वीकृति नहीं मिलेगी तब तक आकस्मिक निधि को वह छू नहीं सकता है। तो सही आंसर होता है सी। अब यहाँ पे होता है कि आकस्मिक निधि जो है, आकस्मिक निधि का गठन किस आर्टिकल के अंतर्गत किया गया है? तो आकस्मिक निधि का जो गठन है वह अनुच्छेद 267 के तहत किया गया है। और संचित निधि की अगर बात किया जाए तो संचित निधि का जो गठन है वह अनुच्छेद 266 के अंतर्गत किया गया है। और यहाँ पर जो है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, जिसको हम लोग शॉर्ट में कैग कहते हैं, कैग को जो होता है कि भारत सरकार के धन के संरक्षक के रूप में जाना जाता है। तो दिए गए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही आंसर होता है सी। तो दोस्तों यह पॉलिटी से संबंधित 14वां वीडियो था, जिसमें हम आपके लिए 15 क्वेश्चन लेकर आते हैं, और जो क्वेश्चन विभिन्न सारे एग्जामों में पूछे गए या जिन्हें पूछे जाने की संभावना है। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तथा इस पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।